Chapters 205 Sleeping in the Treetop, 206 Becoming the Leader, 207 Shan Yuan Divine Pheasant, 208 Escape, Chapter Start, Chapter 205 पेट की छोटी पर सोना। रॉ आसमान गहरा होता जा रहा था और नदी में लहरें उठ गिर रही थी। शाम होते होते बीच मगरमच्छों के खून से लाल हो चुका था और दो नौजवानों के चारों तरफ सैकड़ों 6 टांगों वाले मगरमच्छों की लाशें पड़ी थी। एक विशाल मगरमच्छ की लाश के पास से फैंग युआन धीरे से उठकर खड़ा हुआ। जब 6 टांगों वाले मगरमच्छों के झुंड ने हमला किया था तब उसके दिमाग में भागने का ख्याल तक नहीं आया था। भले ही उसके पास सिर्फ रैंक 1 इनिशियल स्टेज की कल्टिवेशन थी, पर उसके साथ बाइनिंग बिंग थी जो एक रैंक 3 पीक स्टेज गू मास्टर थी। उसका कल्टिवेशन बेस और फैंग युआन के रैंक 3 गू वॉर्म्स मिलकर 100 जानवरों के झुंड को खत्म करने के लिए काफी से भी ज्यादा थे। एक तरफ तो यूएचएच तांगों वाले मगरमच्छों जैसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत थी ताकि वो बाइनिंग बिंग पर दबाव बना सके और इस मौके का फायदा उठाकर यूज ट्रेन कर सके। दूसरी तरफ उस अपने लिए भी सूटेबल गू वॉर्म्स ढूंढने थे। मैं भले हाई रैंक 1 इनिशियल स्टेज पर हूं, लेकिन मेरे अपग्रेड एप्टीट्यूड और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के साथ मेरी प्राइमेवल एसेंस रिकवरी स्पीड इतनी तेज है कि मैं रैंक 2 गू वॉर्म्स इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन अफसोस की बात है कि क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू और कैरापेस गू दोनों हाई मेरे लिए आदर्श नहीं हैं। फैंग युआन ने मन ही मन सोचते हुए एक ठंडी सांस ली। स्काई कैनपी गू एक रैंक 3 डिफेंसिव गू था जो उसने बाइनिंग बिंग को दराखा था। ए फ्लैट उस अपने लिए एक सूटेबल डिफेंसिव गू चाहिए था, लेकिन कैरापेस गू का डिफेंसिव एरिया इतना छोटा था कि वो सिर्फ उसकी पीठ को ही बचा सकता था। और भले हाई क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू एक कीमती गू था, फैंग युआन के पास पहले से ही 2 जंगली सुअरों की ताकत थी। इससे ज्यादा ताकत बढ़ाना उल्टा यूज नुकसान हाई पहुंचता। रैंक 6 से नीचे गू मास्टर्स के पास सिर्फ एक फानी जिस्म होता है जिसकी सहन करने की एक सीमा होती है और उस लगातार मजबूत नहीं किया जा सकता। फैंग युआन ने पहले हाई ब्लैक एंड व्हाइट बोरगू का इस्तेमाल करके अपने जिस्म को बदल लिया था और अपनी बुनियादी ताकत बढ़ा ली थी। क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू इस्तेमाल करना उसके जिस्म की बर्दाश्त से बाहर होता और उस सिर्फ नुकसान ही पहुंचता। मतलब जब तक उस कोई दूसरा गू वर्म ना मिल जाए जो क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू को सप्लीमेंट कर सके, तब तक यूज इस्तेमाल करना खुदकुशी करने जैसा था। बाइगू माउंटेन के अंदर जो इनहेरिटेंस है, यूएस में एक जड़े बोन गू है जो गू मास्टर की हड्डियों की ताकत बढ़ा सकता है। इस गू को यूज करने के बाद क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बाइगू माउंटेन अभी भी काफी दूर है और वहां पहुंचने में कम से कम 10-15 दिन लगेंगे। फैंग युआन ने साउथ ईस्ट दिशा की तरफ देखा, फिर उसने मन में सोचा और क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू को बुलाया। उसने क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू बाइनिंग बिंग को दे दिया और उसी वक्त हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस को वापस बुला लिया। इस क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू का इस्तेमाल करो, इससे तुम्हें एक मगरमच्छ की ताकत मिलेगी। प्रोसेस थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 1 महीने तक इसे बार बार एक्टिवेट करने के बाद काम हो जाना चाहिए, फैंग युआन ने निर्देश दिया। बाइनिंग बिंग ने सर हिलाया, वो अंदर ही अंदर खुश थी। क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू के साथ वो अपनी कमजोर ताकत की भरपाई कर सकती थी। उसने बाई क्लैन में रहते हुए ऐसे गू की तलाश की थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। और अब सोचो, उस अचानक से वाइल्ड में वही गू मिल गया जिसे वो हमेशा से चाहती थी। गू मास्टर्स जब बाहर सफर करते हैं तो हर तरफ खतरे होते हैं, लेकिन साथ ही काफी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। चलो चलते हैं, यहाँ खून की महक बहुत ज्यादा है और ये जंगली जानवरों को जरूर अट्रैक्ट करेगी। चट्टान भी लगभग टूट ही चुकी है, यहाँ कैंप करना खतरनाक होगा। बाइनिंग बिंग फैंग युआन के प्रपोजल से सहमत थी, लेकिन जाने से पहले फैंग युआन ने जितना हो सका उतना मगरमच्छों का खून और मांस जमा किया और यूज टू जीटा फ्लावर में स्टोर कर लिया। क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू का खाना मगरमच्छ का मांस था और ताज़ा खून ब्लड स्कल गू और ब्लड मून गू को पिलाने के काम आ सकता था। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और रात हो चुकी थी। आसमान में कई तारे धुंधले से दिख रहे थे। चट्टान विशाल क्रोकोडाइल किंग के हमले से टूट गई थी, जिसकी वजह से यूएस पर चढ़ना आसान हो गया था। जब फैंग युआन और बाइनिंग बिंग ने चट्टान पर चढ़ाई की तो उनका स्वागत एक घने जंगल ने किया। जंगल दूर तक फैला हुआ लग रहा था, मानो दूर के पहाड़ों की परछाइयों को छू रहा हो। ऊपर से जंगल की गहराइयों में घना अंधेरा छाया हुआ था, जिसमें ना जाने कितने अनजाने खतरे और जानवर छिपे थे। चिच्ची हो, अजीब सी आवाजों की एक लड़ी, जो कभी चिड़ियों की चीख जैसी लगती तो कभी बंदरों की, दोनों नौजवानों के कानों में गूंज उठी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, समझ गए कि जंगल में हर तरफ खतरे मौजूद हैं। खासकर रात के वक्त, जब रोशनी ना के बराबर होती है,
जंगल दिन के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। चलो, फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग को इशारा किया। बाइनिंग बिंग ने दांत पीसे, लेकिन उसके पास अपने बेहद थके हुए जिस्म को घसीटने और आगे चलकर फैंग युआन के लिए रास्ता बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस जंगल के पेड़ कम से कम 4 मीटर लंबे थे, और नदी के पास होने के कारण हवा में नमी थी और मिट्टी नॉर्मल मिट्टी से ज्यादा नरम थी। इस गर्म और नम एटमॉस्फेयर में काई भी हिसाब उग रही थी, जो जमीन, पत्थरों और पेड़ों के तनों पर फैली हुई थी। जैसे जैसे वो जंगल में गहरे जाते गए, अंधेरा और ठंडक बढ़ती गई। फैंग युआन की हालत फिर भी ठीक थी, लेकिन बाइनिंग बिंग ठंड से कांप रही थी। उसने अभी अभी एक जोरदार लड़ाई की थी और उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। फ्लैट जब ठंडक उसके जिस्म में घुस रही थी तो यूज लाजमी तौर पर ज्यादा ठंड लग रही थी। सुनो, कैसा रहेगा अगर पहले आग जलाकर थोड़ा हाथ पैर सेंक लें? बाइनिंग निंग ने आगे रास्ता देखते हुए कहा। उसकी आवाज जंगल में गूंजी, जिसने जंगल की शांति को और भी गहरा कर दिया। हाथ पैर सेंक लें? हाँ हाँ, फैंग युआन हंसा। तुम्हें नहीं लग रहा कि यह जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है? चलो रुकते हैं और सामने वाले पेड़ों को चेक करते हैं। बाइनिंग बिंग ने अपनी रफ्तार धीमी की और ध्यान लगाया। सामने के पेड़ छोटे और मोटे द, जिनकी मुड़ी टूटी जड़ें जमीन पर फैली हुई थी। डालियों के सिरे हरे अजधा जैसे बेलों में बदल गए थे, या तो वो एक दूसरे से लिपटे हुए द या जमीन पर लटक रहे थे। बेलों के सायर वीनस फ्लाईट्रैप या खुली सीपियों जैसे थे, चुपचाप अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। बीस्ट ट्रैप ट्री। बाइनिंग बिंग को एकेडमी में सीखी हुई बात याद आई और उसने इस पेड़ को पहचान लिया। ये पेड़ मांसाहारी था और उसकी डालियों के सिरे नरम होकर बेल बन गए थे, जिनके अंत में सिर्फ 2 पत्ते थे। पत्ते चौड़े और बड़े दी और आमतौर पर एक बड़े खुले मुंह की तरह खुले रहते थे। लेकिन जैसे ही कोई शिकार पास आता, बेलें सांप की तरह लपकती और पत्ते झट से बैंड हो जाते, शिकार को निगल लेते। उसके बाद पेड़ एक एसिडिक लिक्विड छोड़ता और शिकार को 10 दिन या महीनों में गलाकर यूस अब्जॉर्ब कर लेता। बाइनिंग बिंग ने अपने सामने 20 ट्रैप ट्रीज की गिनती की। कम से कम 30 से 40 थे। हर पेड़ के बीच कुछ दूरी थी जहां आम पेड़ उगे हुए थे। यह 20 ट्रैप ट्रीज का इलाका है, तभी यहां इतनी शांति थी और किसी भी जिंदा चीज का निशान नहीं था। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन रैंक 3 गू से जबरदस्ती रास्ता बना सकती हूं, बाइनिंग बिंग ने कहा। लेकिन फैंग युआन ने सर हिला दिया। हमें अभी एक सेफ कैंप साइट चाहिए, और जहां तक मुझे लगता है, यह 20 ट्रैप ट्रीज का एरिया काफी अच्छा लग रहा है। अगर हम इस एरिया से निकल गए तो जरूरी नहीं कि इस घने जंगल में रात बिताने के लिए इससे ज्यादा सेफ जगह मिल ही जाए। ये सुनकर बाइनिंग बिंग की एड़ी हैरत से फैल गई। इस जगह पर यह 20 ट्रैप ट्रीज ज्यादा सेफ हैं? फैंग युआन ने यूज देखा, लेकिन कुछ समझाया नहीं, बल्कि वो मुड़कर उसी रास्ते से वापस चला गया जिससे वो आए थे। बाइनिंग बिंग ने दांत पीसे। यांग गू फैंग युआन के पास था, इसलिए उसके पास फैंग युआन के पीछे बीच पर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फैंग युआन ने 2 मजबूत मगरमच्छ की लाशें चुनी और उनके कटे हुए पेट को खोला। उसने अंदर के अंगों को निकला और उस अच्छी तरह साफ किया, फिर लाशों को घसीट कर वापस जंगल में ले आया। तुम सच में सोच रहे हो कि? बाइनिंग बिंग होशियार थी और ये देखकर वो फैंग युआन का इरादा धुंधला सा समझ गई थी। वो फैंग युआन की क्रिएटिविटी से हैरान हुए बिना ना रह सकी। इंसान सभी जीवों से ऊपर है, उनके पास अजीम AQAL है। जिंदा रहने के लिए अजीब व गरीब तरीके सोचना नॉर्मल है। आज रात हम इनके अंदर सोएंगे, फैंग युआन ने कहा, और क्या करना है ये समझाने के बाद वो एक मगरमच्छ के पेट के अंदर घुस गया। अगले हाइपैल वो अंदर लुढ़का और 6 टांगों वाले मगरमच्छ के जिस्म में रहते हुए एक 20 ट्रैप ट्री के पास पहुंच गया। स्विश! सबसे नजदीकी बेल झपटी, बिल्कुल हवा की तरह तेज। उसके 2 बड़े खुले हुए पत्तों ने पूरे मगरमच्छ की लाश को एक ही बार में निगल लिया और फिर कासकर बैंड हो गए। इसके बाद बेल मुड़ी और भारी पत्तों को धीरे से सहारा देकर पेट की चोटी पर ले गई। सो जाओ, हमें कल अपना सफर जारी रखना है। पेट की चोटी पर पत्ते एक पाल के लिए हिले और फिर फैंग युआन की आवाज बाहर आई। बाइनिंग बिंग वहीं हक्की बक्की खड़ी रह गई, खुले मुंह से ये नजारा देखती रही। काफी देर बाद वो होश में आई। अंधेरे ने जमीन को पूरी तरह से ढक लिया था और रात की हवा धीरे धीरे जंगल से गुजरी, एक सिसकी जैसी आवाज पैदा करती हुई। बाइनिंग बिंग ने अपने दांत भींचे और जैसे फैंग युआन ने करके दिखाया था, वो भी मगरमच्छ के पेट में घुसी और एक 20 ट्रैप ट्री की तरफ लुढ़क गई। लगभग तुरंत उसे एक बहरी ताकत का हमला महसूस हुआ, जिससे पूरा मगरमच्छ का जिस्म थोड़ी देर के लिए हिला। झटके के बाद
उसने महसूस किया कि वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। आखिरकार उस ऊपर उठाने वाली ताकत रुक गई। बाइनिंग बिंग मगरमच्छ के पेट में लेटी हुई थी और मगरमच्छ का पेट पत्तों के अंदर सीधा पड़ा था। उसने बाहर झांका और उसकी नजर बैंड पत्तों की छोटी सी दरार से गुजरकर आसमान के कई तारों पर पड़ी। आसपास बेहद शांति थी और तारे शरारती बच्चों की तरह चमक रहे थे, मानो यूं आंख मार रहे हो। आसमान तारों से भरा है, हमारी किस्मत अच्छी है, कल मौसम साफ रहेगा। बाहर से फैंग युआन की आवाज आई। बाइनिंग बिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने अपने जिस्म को हिलाकर एक ज्यादा आरामदायक पोजीशन में किया। लेकिन बर्फीले ठंडे मगरमच्छ के जिस्म के कारण उस अभी भी ठंड लग रही थी। उसी पाल उसे एक महकदार खुशबू आई। बाइनिंग बिंग हैरान नहीं हुई क्योंकि फैंग युआन ने उस पहले ही ये समझा दिया था, यह बीस्ट ट्रैप ट्री द्वारा छोड़ा जा रहा एसिडिक लिक्विड था। लेकिन इस एसिडिक लिक्विड को मगरमच्छ के जिस्म को गलने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। इसलिए मगरमच्छ के जिस्म के अंदर छुपना फिलहाल बहुत सुरक्षित था। ओह हाँ, बेहतर होगा कि मैं पहले क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू इस्तेमाल कर लूं और फिर सो जाऊं। बाइनिंग बिंग ने मन में सोचा, लेकिन उसकी पलकें पहाड़ जैसी भारी लग रही थी और धीरे धीरे बैंड हो गई। अगले हाइपैल वो गहरी नींद में थी। वो बहुत थक गई थी। पहले 5 दिन और 5 रात लगातार बहती रही, फिर मगरमच्छ के झुंडों के साथ जोरदार लड़ाई। और यूएस लड़ाई में उसने अपनी जिस्मानी हदों को पार कर दिया था और अपनी कुछ पोटेंशियल को उजागर किया था। शायद इसलिए कि वो एक लड़की बन गई थी, या शायद फैंग युआन का प्रेशर जो वो जाने अनजाने में डाल रहा था, इस सब ने उस जिस्म और दिमाग दोनों से थका दिया था। लेकिन फैंग युआन सोया नहीं था। मगरमच्छ के जिस्म के अंदर से उसने तुसीता फ्लावर को बुलाया और कुछ सूती कपड़े और एक चोगा बाहर निकला। फिर उसने इन्हें 2 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा अपने जिस्म के नीचे गड्डी के लिए, दूसरा हिस्सा अपने जिस्म को ढकने के लिए। भले ही वो करवाते बदल रहा था, इस तैयारी की एक परत ने यूं तुरंत कुछ गर्माहट दी। पत्तों के कैद के नीचे मगरमच्छ का जिस्म एक सुखद गर्म बिस्तर में बदल गया। फैंग युआन में अभी भी कुछ एनर्जी बची थी। उसने अपनी उन बैंड की ओर ध्यान में डूब गया, अपने प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करके अपने अपच को पोषण देने लगा। भले ही उसके पास अपने प्राइमेवल एसेंस को अपग्रेड करने के लिए लिकर वर्म नहीं था, लेकिन हेवनली एसेंस ट्रेजर लोड्स और उसके अपग्रेड एप्टीट्यूड की मदद से वो जितनी देर तक अपने अपच को पोषण दे सकता था, वो समय काफी बढ़ गया था। प्राइमेवल समुद्र में तूफान सा मचा हुआ था, उसकी लहरें उठ गिर कर अपच की दीवारों को साफ कर रही थी। जब भी प्राइमेवल एसेंस खर्च होता, वो तुरंत रिप्लेनिश हो जाता। पूरी रात अपच को पोषण देते रहने पर भी प्राइमेवल एसेंस खत्म नहीं हो सकता था। लेकिन फैंग युआन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अपच को पोषण देना नींद की जगह नहीं ले सकता था। उसने आधी रात के बाद कल्टीवेशन रोक दी और सो गया। उसकी नींद हल्की थी और वो अपनी नींद में हवा की धुंधली आवाजें और जानवरों के गुर्राने की आवाज सुन सकता था। बहुत से जंगली जानवर बीच पर खून की महक से अट्रैक्ट होकर जंगल से गुजर रहे थे, और जब वो इस पेड़ों के इलाके से गुजरे तो उन्हें बीस्ट ट्रैप ट्रीज ने पकड़ लिया। चैप्टर 206 लीडर बनना। सूरज नीले आसमान और सफेद बादलों में चमक रहा था। सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी जब येलो ड्रैगन रिवर बह रही थी। नदी के किनारे एक घना जंगल था जो हरियाली का समंदर बना रहा था। बीस्ट ट्रैप ट्री के ताज पर बेलें लटक रही थी और 8 या 9 पत्ते एक पिंजरा बना रहे थे, जैसे ऊंची खड़ी सीपियों का एक झुंड हो। अचानक इन पिंजरों में से एक में तेज झटके लगे। फ्यू! वहीं से एक चमकदार लाल मून ब्लेड तेजी से निकला, जिसने पत्तों को चीर दिया। हल्के रंग के कपड़ों में एक लड़की, जिसके जिस्म पर सफेद रंग का कवच था, पत्तों के यूएस पिंजरे से बाहर निकली। वो फर्टीली थी। उसके पैर पेड़ों की कुछ डालियों पर पड़े। वो तेजी से हिली और कूद गई, आखिर में सुरक्षित जमीन पर उतर गई। ये बाइनिंग बिंग थी। पूरे प्रोसेस के दौरान बीस्ट ट्रैप ट्री हिला तक नहीं, जैसे वो मर चुका हो। बाइनिंग बिंग ने इस बीस्ट ट्रैप ट्री को देखा। पिछली रात फैंग युआन ने जो उससे कहा था, वो सोच रही थी। जो भी शिकार बचकर निकल जाता है, बीस्ट ट्रैप ट्री उस पर दोबारा हमला नहीं करता, क्योंकि जो शिकार बच सकता है वो पेट के बस का नहीं होता। बिना अकल के भी बीस्ट ट्रैप ट्री की इंस्टिंक्ट यूज वाइल्ड में बेहतर तरीके से अडैप्ट करने और सरवाइव करने में मदद करती है। एकहू! बाइनिंग बिंग को छींक आ गई। उसने अपनी नाक रगड़ी और अपने आसपास का मुआयना करके अपनी लोकेशन चेक की। इस बीस्ट ट्रैप जंगल में ज्यादातर पत्तों के पिंजरे पेड़ों के ताज पर चमकती हरी सीपियों की तरह लटके हुए थे। लगता है बीच पर खून की महक ने बहुत से जंगली जानवरों को अट्रैक्ट किया। बीस्ट ट्रैप ट्री ने कल रात अच्छी फसल काटी, बाइनिंग बिंग ने अपने दिल में सोचा जब उसने अपने जिस्म को अंगदाई ली और अपनी गर्दन चटकाई।
पिछली रात उसकी नींद काफी अनकंफर्टेबल थी, मगरमच्छ की लाश सख्त और कठोर थी। ऊपर से ठंडी रात, भले ही वो बहुत थकी हुई थी, पर ठंड के कारण उसकी नींद कई बार खुली। इसलिए ईल के नीचे बड़े घेरों के साथ उसकी मानसिक हालत खराब थी। लेकिन थोड़ी देर कल्टिवेट करने के बाद उसका स्टेमिना आधे से ज्यादा रिकवर हो गया था। इस वक्त वो सूरज की रोशनी वाले एक एरिया में खड़ी थी, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपने जिस्म की ठंडक दूर कर रही थी। बाय निंग बिंग, मुझे बाहर निकलो, एक आवाज सुनाई दी, और कोई नहीं फैंग युआन था। यूज हलचल का पता लगाने के लिए अर्थ हियरिंग कम्युनिकेशन ग्रास इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाय निंग बिंग ने दूसरे बीस ट्रैप ट्री पर नजर डाली। इस पेड़ के ताज पर, जिस पत्तों के पिंजरे ने फैंग युआन को पकड़ा था, वो अभी भी वहीं था। वो मन ही मन हंसी, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी ईनी बैंड करके धूप सेंकते हुए आराम करने लगी, जानबूझकर देरी कर रही थी। 15 मिनट बाद उसने एक खून के रंग का मून ब्लेड चलाया, बेलों को काट दिया। सीपी जैसे पत्ते जमीन पर बिखर गए जब वो फटे और अलग हुए। बाय निंग बिंग धीरे धीरे आगे बढ़ी, एक और खून का मून ब्लेड इस्तेमाल करके पत्तों को काटा और फैंग युआन पिंजरे से बाहर निकला। इतनी देरी क्यों? मैं तो कब का उठ गया था और थोड़ी देर कल्टिवेट भी कर लिया। फैंग युआन का चेहरा चमक रहा था, एकदम रिफ्रेश्ड लग रहा था। जो कपड़े और चोगा उसने कल रात निकले वो पहले ही रख दिए गए थे। बाय निंग बिंग ने नाक सिकोड़ी। फैंग युआन की मौजूदा हालत उसकी उम्मीदों से परे थी। उसने सोचा था कि फैंग युआन भी उसकी तरह भूख और ठंड में सो नहीं पाएगा, इसलिए उसने उस छोड़ने में देरी की, उस परेशान करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये क्या, उसकी हालत तो एकदम पीक पर थी। देर हो रही है, हमें चलना होगा। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। फैंग युआन ने टूजीटा फ्लावर से कोयला, लोहे का रैक, लोहे का बर्तन, पानी की बोतल और सूखे बिस्किट वगैरह निकले। उसने तेजी से काम किया, थोड़ी ही देर में एक बर्तन में मांस का स्टू बना लिया। फिर उसने आसपास खोजा, 20 ट्रैप ट्री के नीचे ढेर सारे मशरूम मिल गए। ये पेड़ के मशरूम लंबे, सूखे और पतले गहरे बैंगनी या काले रंग के दिख रहे थे। बाय निंग बिंग ने फैंग युआन को देखा जब उसने इन्हें पन में डाला, सवाल किया, जंगली सब्जियों को बिना सोचे समझे नहीं खा सकते, वो जहरीले हो सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। फैंग युआन ने सर हिलाया। तो मत खाओ। बाय निंग बिंग ठंडे मन से हंसी, अगर तुम्हें जहर चढ़ गया तो मेरे पास कोई हीलिंग गूवर्म नहीं है। फैंग युआन ने बेपरवाही से एक चमचा निकला, बाय निंग बिंग की गहरी निगाहों के नीचे मांस के सूप का एक बड़ा घूंट पिया। बाय निंग बिंग ने नाक सिकोड़ी। जब तक फैंग युआन ने 5-6 घूंट सूप नहीं पी लिया, तब तक उस यकीन नहीं हुआ कि सूप में कोई खतरा नहीं है। चमचे से पीने के बाद उसकी यूनी चमक उठी। कल के मुकाबले इस स्टू का स्वाद कहीं ज्यादा फ्रेश और मीठा था। उसकी नज़र सूप में पड़े पेट के मशरूम पर गई। जाहिर है, फाक इन मशरूम की वजह से था। वो खुद को रोक नहीं पाई और फैंग युआन को देखा जो एक पत्थर पर बैठा था, सर झुकाए सूप पी रहा था और सूखे बिस्किट खा रहा था, पूरी तरह जोश में। भले ही उनके सोने की हालत एक जैसी थी, बाय निंग बिंग ने अपनी दयनीय हालत से तुलना की और अपने दिल में फैंग युआन के लिए एक तारीफ का एहसास महसूस किया, चाहे वो इसे कितना भी इनकार करे। हाँ, अगर उस पता होता कि फैंग युआन ने चुपके से अपना चोगा और कपड़े गर्मी के लिए निकल लिए थे, तो उसका एहसास बिल्कुल अलग होता। फैंग युआन ने महसूस किया कि उसकी नज़र यूएस पर टिकी हुई है। लेकिन उसने अपना सर नहीं उठाया, सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसने नोटिस हाई नहीं किया हो और खाता रहा। किंग माओ माउंटेन से, जहां बाय निंग बिंग ने यूज दृढ़ता से बचाया था, फैंग युआन ने उसके अंदर की शुद्ध डिमोनिक नेचर को महसूस किया था। डीमंस पागल होते हैं, दलीलों से परे, जिद से अपने ही रास्ते पर चलते हैं। बाय निंग बिंग के इस डिमोनिक नेचर ने फैंग युआन को कुछ आइडियाज दिए कि उस कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह शख्स, बाय निंग बिंग, काफी कॉम्प्लेक्स भी थी। एक तरफ वो बहुत नाजुक थी। नई जिंदगी पाने और नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक की समस्या को हल करने के बाद वो अब हार नहीं मानना चाहती थी, जिंदगी का आनंद ले रही थी और मरने का इरादा नहीं रखती थी। लेकिन दूसरी तरफ उसके डिमोनिक नेचर ने यूज हमेशा एक्साइटमेंट की तलाश में रखा, इसलिए उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बेलगाम थी। यूज मौत से डर नहीं लगता था, और अगर मौत काफी एक्साइटिंग होती तो वो उसका पीछा करती। ऐसा इंसान एक नौजवान ड्रैगन जैसा होता है, दुनिया के प्रति क्यूरियोसिटी से भरा, एक बेलगाम स्वभाव लिए हुए, और जिसकी जंगलियत को काबू में नहीं किया जा सकता। उसका अपना रास्ता था, अपने एम्बिशंस और एस्पिरेशंस थे। बाय निंग बिंग अभी पूरी तरह से एक डेमन लॉर्ड नहीं बनी थी, वो अभी सिर्फ एक डेमन बच्ची थी। लेकिन ये सच्चा डेमन कभी अपना रास्ता नहीं बदलेगा,
और उसकी दिशा नहीं बदली जा सकती, और वो निश्चित रूप से किसी के आगे नहीं झुकेगी। सच्चे डेमन सिर्फ अपने आप के प्रति वफादार होते हैं, अंधेरे में अकेले चलते हैं, अपने रास्ते पर। सच्चे डेमन दूसरे लोगों की तारीफ तो करेंगे, लेकिन वो कभी घुटने नहीं टेकेंगे। एक सच्चा डेमन अपने आप का मालिक होता है, सर्वोच्च अस्तित्व। फैंग युआन बाइनिंग बिंग को समझता था क्योंकि फैंग युआन खुद को समझता था। वो जानता था कि बाइनिंग बिंग कभी उसके आगे नहीं झुकेगी, लेकिन ना झुकने का मतलब ये नहीं कि यूज काबू नहीं किया जा सकता। उसका रास्ता ना बदल पाने का मतलब ये नहीं कि यूज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर फैंग युआन के पास रैंक 3 कल्टिवेशन होती तो उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन अब सिर्फ रैंक 1 इनिशियल स्टेज के साथ बाइनिंग बिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। बेशक यूज काबू में करने और उसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। बाइनिंग बिंग होशियार और घमंडी थी, और उस मजबूर नहीं किया जा सकता था। सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातों या बहरी प्रभाव से यूएस पर दबाव डालकर उस धीरे धीरे काबू में किया जा सकता था। चुपके से गर्मी के लिए कपड़े निकलना इसलिए नहीं था कि फैंग युआन छोटी सोच का था। पहले बाइनिंग बिंग ने जानबूझकर वक्त बर्बाद किया और फैंग युआन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये इसलिए नहीं था कि वो बड़ा दिलवाला था। बाइनिंग बिंग को काबू में करने के लिए मुझे काफी वक्त लगेगा, लेकिन मैं जल्दी में नहीं हूं, धीरे धीरे करते हैं, मुझे अपनी कल्टिवेशन रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। जब दोनों ने खा लिया तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी। जमीन पर हर तरफ जंगली जानवरों के पैरों के निशान थे। दोनों आगे बढ़ते रहे। बाइनिंग बिंग ने साउथ ईस्ट दिशा की तरफ रास्ता बनाया। जितना गहरा वो जाते, जंगल में पेड़ उतने ही ऊंचे होते जाते। पहले सिर्फ 3 से 4 मीटर ऊंचे 20 ट्रैप ट्रीज द, लेकिन धीरे धीरे वो 5 से 6 मीटर ऊंचे हो गए, और कभी कभी 7 से 8 मीटर ऊंचे किंग ट्रीज भी होते द, जैसे मुर्गियों के झुंड में एक सारस हो। बेशक वहां सूखी पेड़ की डालियां भी जमीन पर गिरी पड़ी थी, हरी काई से भरी हुई, या कुछ इलाकों में नई पत्तियां उग रही थी, या टूटी हुई लकड़ी जो बिजली से फट गई थी, आसमान के गुस्से को दिखा रही थी। ये महान जीव इस इलाके में पास पास उगे द, आसमान को ढक रहे थे। जितना गहरा कोई जाता उतनी ही ठंड होती जाती। तेज धूप को चमकदार पेड़ के पत्तों ने रोक रखा था, और सिर्फ एक छोटी सी किरण ही अंदर आ पाती थी, जंगल में बड़ी परछाइयां बनाती हुई। हवा चली और पेड़ के पत्ते स्विश की आवाज करने लगे, जैसे परछाइयां टूटे सोने की तरह हिल रही हो। जंगल में सब कुछ शांत नहीं था। कभी कभी हिरण, लोमड़ी, खरगोश और दूसरे जानवर आसपास घूमते रहते। ज्यादातर पंछी दी, हर तरह के पंछी, या तो 3 या 5 के झुंड में, या एक बड़ा झुंड आसमान में उड़ रहा था। दूसरे पेड़ की डालियों पर खड़े होकर मिलकर गा रहे थे। कभी कभी दूर से बागों के दहाड़ने की आवाज आती। दोनों रुके और चले। अर्थ हियरिंग कम्युनिकेशन ग्रास पर भरोसा करके कई खतरों से बचे, लेकिन कुछ इलाकों से बचा नहीं जा सकता था, इसलिए बाइनिंग बिंग की लड़ाई की ताकत रास्ता बनाने के लिए जरूरी थी। रैंक 3 कल्टिवेशन जंगली इलाकों में समस्याओं से निपटने के लिए काफी है। रात फिर से हो गई और फैंग युआन ने कैंप के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली। ये एक पत्थर की पहाड़ी थी। बाइनिंग बिंग बेहद थकी हुई थी, खुरदुरे, न्यूकीले पत्थरों पर भी तुरंत सो गई। दूसरे दिन जब वो उठी, उसके पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था और उसका सर भी ठीक से नहीं घूम पा रहा था। उसकी गर्दन में अकड़ आ गई थी। उसकी छींकें भी ज्यादा हो गई थी। साफ था कि उस सर्दी लग गई थी। फैंग युआन ने ये सब ध्यान में रखा जब वो अपने सफर पर आगे बढ़े। वो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि सफर के लिए कोई मूवमेंट टाइप गो नहीं था। पहले फैंग युआन ने 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर और बाइनिंग बिंग ने व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक गू इस्तेमाल किया था। दोनों हाई रैंक 5 के मोबाइल गू थे। बदकिस्मती से एक मर गया और दूसरा भाग गया, लेकिन फैंग युआन जल्दी में नहीं था। उसकी कल्टीवेशन कमजोर थी और यूज कल्टीवेट करने के लिए वक्त चाहिए था। जब भी दिन में सफर के दौरान ब्रेक मिलता, आराम के वक्त भी वो हर सेकंड कल्टीवेट करने में लग जाता। रात में वो देर रात तक कल्टीवेट करता। कुछ दिन बाद बाइनिंग बिंग बीमार पड़ गई। यूज सर्दी लग गई। उसका सर दर्द कर रहा था और उसकी लड़ाई की ताकत तेजी से गिर गई। उस बुखार भी हो गया। फैंग युआन को रुकना पड़ा और उसके लिए तुसीता फ्लावर में राखी दवा का इस्तेमाल करना पड़ा, साथ ही उसके जिस्म पर लगाने के लिए कुछ मेडिकल पेस्ट भी। भले ही वो त्वचा पर जल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके जिस्म से ठंड निकलने में मदद की। 6 दिन आराम करने के बाद ही बाइनिंग बिंग ठीक हुई। ये बीमारी उसके लिए एक बड़ा सबक थी। इस दौरान वो नींद में थी और उसके जिस्म में मुश्किल से कोई ताकत थी। वो खुद से पेस्ट भी नहीं लगा पा रही थी। यह फैंग युआन था जिसने उसकी मदद की।
अगर फैंग युआन ना होता तो इस बार में एक क्रिटिकल पोजीशन में होती। बाई निंग बिंग ठीक होने के बाद मन ही मन आहें भरी। चाहे वो इस बात से कितना भी नफरत करती, यही सच था। पहले उसका लहजा सख्त और काफी अग्रेसिव था, लेकिन इस घटना के बाद वो काफी शांत हो गई। अक्सर चुप रहती, कभी कभी वो आधे दिन तक बिना बोले रह जाती। वो जितना कम बोलती, फैंग युआन उतना हाई लीड करता और उसकी अथॉरिटी बढ़ती जाती। इस तरह वो धीरे धीरे दोनों में लीडर बन गया। चैप्टर 207 शैन युआन डिवाइन फेजेंट। समय तेजी से बीत गया। आधे महीने बाद बाइनिंग बिंग पतली हो गई थी, लेकिन उसके जिस्म से एक मजबूत एलिट ऑरा निकल रहा था। उसका कंसंट्रेशन बेहतर हो गया था और उसकी नीली ईर्ण चमक से भरी हुई थी जब वो आसपास देखती। इसमें कोई शक नहीं, उसने इस जंगली जीवन से आदत डाल ली थी और इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। फैंग युआन जानता था, भले ही बाइनिंग बिंग गंभीर थी, इसका मतलब ये नहीं था कि उसने हार मान ली थी। उसका दिल गंभीरता से सीखने और अडैप्ट करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित था। कभी कभी वो फैंग युआन के कुछ विचारों का विरोध करती, और भले ही वो अभी भी काफी शैलो, वो अपनी शुरुआती नादानी से आगे निकल चुकी थी। फैंग युआन महसूस कर सकता था कि बाइनिंग बिंग दिन ब दिन बेहतर हो रही है, लेकिन ये सिचुएशन अनापेक्षित नहीं थी। बाइनिंग बिंग को काबू में करना आसान नहीं था। किसी भी सच्चे डेमन में जबरदस्त विरोध करने की हिम्मत होती है। तेज धूप के नीचे दोनों जंगल की छाया में छुपे हुए थे जब वो ध्यान से पहाड़ी घाटी का मुआयना कर रहे थे। घाटी में एक बड़ा सा मगरमच्छ था, शांति से सो रहा था। एक लावा क्रोकोडाइल। उसका साइज 3 हाथियों को एक साथ रखने जितना था। उसका जिस्म गहरे लाल रंग के स्केल से ढाका हुआ था और उसके 4 मोटे मजबूत पैर उसके विशालकाय जिस्म को सहारा दे रहे थे। एक मगरमच्छ की पूंछ एक धातु की चमक से चमक रही थी क्योंकि वो लगभग 10 मीटर ऊंची थी। सबसे जरूरी बात, उसकी पीठ पर 2 गुठलियां थीं, जैसे 2 छोटे ज्वालामुखी। जब वो सांस लेता तो उन गुठलियों से काले धुएं के 2 स्तंभ उठते, जिनकी तीव्रता बदलती रहती। ये लावा क्रोकोडाइल 1000 बीस्ट किंग है। इसे खत्म करने में रिस्क बहुत ज्यादा है, बाइनिंग बिंग ने सतर्कता से घूरते हुए कहा। 1000 बीस्ट किंग पर रैंक 3 के वाइल्ड गू वॉर्म्स होते हैं। बीस्ट किंग के मजबूत जिस्म के साथ रैंक 3 पीक स्टेज के गू मास्टर्स को भी 1v1 में जीत हासिल करने में मुश्किल होती। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा इनाम। जंगल में एक मगरमच्छ ढूंढना आसान नहीं है। क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू को खाने के लिए मगरमच्छ का मांस चाहिए, हमारे पास अब आधे से भी कम बचा है। चलो पहले इस मगरमच्छ की ताकत टेस्ट करते हैं, फैंग युआन ने कहा। लावा क्रोकोडाइल जमीन के नीचे समूह में रहते थे। सिर्फ बीस्ट किंग के पास सतह पर आने और ताजी हवा में सांस लेने, सूरज का आनंद लेने की ताकत होती है। बाइनिंग बिंग ने दांत पीसे खड़ी हो गई। क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू मिलने के बाद वो उसका इस्तेमाल कर रही थी। ए फ्लैट उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, लेकिन एक मगरमच्छ की ताकत से अभी भी दूरी थी, बढ़ोतरी अभी पूरी तरह से नहीं हुई थी। लावा क्रोकोडाइल सो रहा था, लेकिन जब बाइनिंग बिंग उससे लगभग 50 कदम दूर पहुंची तो उसने अपनी लाल सुनहरी ईर्ण खोल दी। फ्लोप। उसने अपने जिस्म को सहारा दिया और अपना सर घुमाया। उसके नाक से गर्म हवा के 2 झोंके निकले। बाइनिंग बिंग का चेहरा गंभीर था। उसने कैनोपी गू एक्टिवेट किया, लेकिन फिर भी उस गर्म हवा का एक मजबूत झोंका अपने चेहरे पर महसूस हुआ। उसने चेनसो गोल्डन सेंटिपीड नहीं निकला, बल्कि ब्लड मूनब्लेड चलाया। रैंक 3 मूनब्लेड ने लावा क्रोकोडाइल की पीठ पर वार किया, कुछ स्केल्स छील दिए और लावा क्रोकोडाइल किंग को गुस्सा दिलाने में कामयाब रही। उसने बाइनिंग बिंग पर सही निशाना लगाया, अपना बड़ा मुंह खोला और एक गहरे लाल रंग का लावा का आग का गोला फेंका। लावा का आग का गोला एक चक्की के पत्थर के साइज का था। बाइनिंग बिंग ने यूं सीधे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं की और बचकर निकल गई। बम। लावा के आग के गोले ने आसमान में एक आग बनाया, पहाड़ी चट्टानों पर जा गिरा। एक विस्फोट में पहाड़ी चट्टानों के टुकड़े उठ गए और आग जलने लगी। एक छोटा सा मशरूम बादल आसमान में तैरता हुआ गायब हो गया। विस्फोट की जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था और अंदर ताजा लावा अभी भी बह रहा था जब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। रैंक 3 लावर एक्सप्लोजन गू। फैंग युआन ने यह देखकर अपने दिल में निष्कर्ष निकला। कुछ मिनट बाद फैंग युआन ने चट्टान के ऊपर से एक रस्सी फेंकी और बाइनिंग बिंग को ऊपर खींच लिया। लावा क्रोकोडाइल किंग कई बार गुर्राया, लेकिन उसने पीछा नहीं किया। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग का फिगर गायब हो गया जब वो फिर से जमीन पर लेटकर अपने सूरज स्नान का आनंद लेने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाइनिंग बिंग के हमले सिर्फ जांच पड़ताल के लिए थे।
लावा क्रोकोडाइल किंग ने यूज खतरा नहीं समझा, सिर्फ ये सोचा कि वो एक घुसपैठिया जंगली जानवर है, इसलिए उस भगा दिया। ये एक लावा क्रोकोडाइल किंग है, जिसके अंदर 3 गू वॉर्म्स हैं। एक लावा एक्सप्लोजन गू, एक फ्लेम स्टमक गू और एक एक्यूमुलेटिंग ऐश गू। ये तीनों रैंक 3 गू वॉर्म्स हैं। अटैक, डिफेंस और हीलिंग, तीनों बेसिक एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं। घाटी छोड़कर फैंग युआन ने जो देखा था उसका निष्कर्ष निकला। बाई निंगबिंग ने गहरी चिंता से माथा सिकोड़ा। उसने खुद पहले जांच की थी और जानती थी कि इस क्रोकोडाइल किंग को मारना बेहद मुश्किल और लगभग असंभव था। लावा एक्सप्लोजन गू को तो छोड़ो, फ्लेम स्टमक गू का डिफेंस भी ब्लड मून गू से नहीं तोड़ा जा सकता। सिर्फ चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड हाई ये कर सकता है जब वो पास पहुंचे। लेकिन अगर हमने सच में फ्लेम स्टमक को नाश करने के लिए ऐसा किया तो सेंटिपीड भी अपाहिज हो जाएगा। इन दिनों दुश्मनों को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करने के बाद उसके रेजर पहले से ही खराब हालत में थे। ऊपर से भले ही हम डिफेंस तोड़ दें, फिर भी एक्यूमुलेटिंग ऐश गू है जो क्रोकोडाइल किंग को हील कर सकता है। उसका स्टेमिना हम दोनों से मिलाकर भी जरूर ज्यादा होगा। एक लंबी लड़ाई में हम जरूर हारेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जमीन के अंदर घुस कर अपने घोंसले में वापस जा सकता है, हम उस जाने से रोक नहीं सकते। बाई निंगबिंग ने कहा। फैंग युआन ने सर हिलाया। तुम्हारा एनालिसिस सही है, लेकिन अब मैं इसे और भी ज्यादा मारना चाहता हूं। क्योंकि ऐश गू जो राख को खाने के तौर पर खाता है, यूज पालना आसान है। यह हमारे हीलिंग गू वर्म के रूप में भी बहुत सूटेबल है। HMPH, भले हाई गू वर्म अच्छा है, लेकिन हमें इसका आनंद लेने के लिए जिंदा रहना होगा। भले ही तुम्हारे पास यांग गू है, मुझे मैनिपुलेट करने की मत सोचना, मुझे ऐसी लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालने का आदेश मत देना। बाई निंगबिंग ने नाक सिकोड़ी। हम इससे आमने सामने नहीं लड़ सकते, लेकिन हम अकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे जंगली जानवरों को छोड़ो, लेकिन इस लावा क्रोकोडाइल किंग को हम दूसरे बीस्ट किंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें आपस में लड़वा सकते हैं और फिर उससे मिलने वाले फायदे उठा सकते हैं, फैंग युआन ने कहा, क्योंकि वो मुश्किल की वजह से हार नहीं मानना चाहता था। असंभव में से एक चमत्कार पैदा करना, ये उसका पसंदीदा काम था। अगर ये कोई और जंगली जानवर होता, जब तक कि वो अभी अभी माइग्रेट होकर ना आए हो, उनके अपने अपने इलाके होते। आपस में वो एक दूसरे के अस्तित्व को जानते और कोई आपस में लड़ाई नहीं करते। लेकिन लावा क्रोकोडाइल किंग अलग था। ये आमतौर पर जमीन के नीचे रहता था और कभी कभी ताज़ी हवा लेने के लिए ऊपर आता था। जैसे समंदर में गहरी मछली पानी की सतह से बाहर कूदती है। उनके अस्तित्व के बारे में दूसरे बीस्ट किंग्स को पता नहीं था, वो इलीगल इमिग्रेंट्स जैसे थे। जब तक कि ये लाइटनिंग लाइकन जैसा कोई बीस्ट किंग ना हो, ज्यादातर के पास ज्यादा अकल नहीं होती। एक बार जब एक बीस्ट किंग को लुभाया जाता, तो वो एक दूसरे से खतरा महसूस करते और एक जोरदार लड़ाई शुरू कर देते। एक बार जब दोनों जख्मी हो जाते, तो फैंग युआन और बाई निंगबिंग आग लगे घर से चोरी कर सकते थे। फैंग युआन की बातों ने बाई निंगबिंग की ईद में चमक ला दी। उसने सर हिलाया। हमारे पास कोई मूवमेंट टाइप गू नहीं है, इसलिए ये प्लान रिस्क भरा है। लेकिन लावा क्रोकोडाइल किंग से आमने सामने लड़ने के मुकाबले हमारे सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। हम इसे ट्री कर सकते हैं। इंसान के समाज की तरह जंगली जानवरों के बीच हर एक का अपना इलाका होता है। मजबूत बीस्ट किंग्स जानवरों के झुंडों का नेतृत्व करते हैं और प्रचुर संसाधनों वाले इलाकों पर कब्जा करते हैं। जैसे एक इंसानी क्लैन एक स्पिरिट स्प्रिंग पर कब्जा कर लेता है। फोर्सेस के बीच उनके इंटरैक्शंस होते हैं और जब तक वो दूसरे इलाकों में जाते, उन्हें कुछ ना कुछ मिलता। अगले 5 दिन बाय और फैंग ने लावा क्रोकोडाइल को फोकल पॉइंट बनाकर आसपास खोज की। नॉर्थवेस्ट दिशा जहां से वो आए थे, वहां और स्काउटिंग की जरूरत नहीं थी। घाटी के चारों तरफ घूमते हुए साउथ ईस्ट दिशा की तरफ उन्हें एक सफेद बंदर का गिरोह मिला। नेता एक बूढ़ा सफेद बंदर था, 1000 बीस्ट किंग। एक सफेद बंदर की स्पीड तेज थी और अगर उस लुभाया गया तो दोनों जरूर पकड़े जाते और घेर लिए जाते। इसलिए उन्हें यहां अपने प्लान्स छोड़ने पड़े। साउथ वेस्ट दिशा में एक सदा हुआ दलदल था। गंध असहनीय थी, ये जहर की दुनिया थी। जहरीला सांप पेट की जड़ों के नीचे पड़ा था, जबकि मुट्ठी साइज जहरीले मधुमक्खियां झुंड में उड़ रही थी और बड़े मकड़ी के जालों में चेहरे के साइज की काली मकड़ियां थी। दलदल के केंद्र से मेंढकों की टर-टर की आवाज आ रही थी। फैंग युआन ने अनुमान लगाया कि यह एक हीलिंग गू था जो इस दलदल का मालिक था, पॉइजन स्वॉलोइंग टोड। यह रैंक 4 था, छोटा जिस्म था और जहर को खाने के तौर पर खाता था। अगर एक गू मास्टर को जहर लग जाए तो इसे एक्टिवेट करके जहर को अब्जॉर्ब करवाने से हीलिंग इफेक्ट मिलता।
इसकी स्पीड खराब थी, लेकिन दलदल के गहरे हिस्सों में घुसकर उस लुभाना और भी मुश्किल है। फैंग युआन और बाई निंगबिंग के पास कोई हीलिंग गू नहीं था। अगर उन्हें किसी जहरीले जीव ने काट लिया तो बहुत परेशानी हो जाती। इसके अलावा एक बड़े दलदल में एक छोटा सा पॉइजन स्वॉलोइंग फ्रॉग ढूंढना बेहद मुश्किल था। दोनों आखिरकार नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ बढ़े, जहां उन्हें एक घर जितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता मिला। अंदर एक बड़ी संख्या में डरावने कीड़ों का झुंड था, द फ्रेंजी नीडल बी। ये मधुमक्खियां और भी बड़ी मुसीबत थी। फ्रेंजी नीडल बी एक बार गू बनने के बाद सभी चीजों को भेदने की क्षमता रखती थी। यानी कि बाई निंगबिंग के स्काई कैनपी गू सुरक्षा के बावजूद वो रैंक 3 फ्रेंजी नीडल से छिड़ जाती। रात में हवाएं जोर से चल रही थी। हवाएं पहाड़ी गुफाओं में घुस रही थी और कैंप फायर उसके जवाब में टिमटिमा रहा था। ये एक छोटा सा टीला था और अंदर एक गुफा मिली थी। ये गुफा एक अच्छी लोकेशन पर नहीं थी। पहली बात तो ये हवा के खिलाफ नहीं थी, इसलिए हवाएं गुफा में घुस रही थी और उस बहुत नम बना रही थी। दूसरा, ऊपर से ढाका नहीं था, एक कुएं की तरह जहां से आसमान के तारे देखे जा सकते थे। फैंग युआन और बाई निंगबिंग गंभीर आग के चारों तरफ बैठे थे। फैंग युआन का चेहरा भावहीन था, जबकि बाई निंगबिंग ने निराशा में सांस ली। इन कुछ दिनों में हमने आसपास पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया। भले ही तुम्हारा आइडिया अच्छा है, हमारे पास कोई सूटेबल टारगेट नहीं है। लगता है हमें लावा क्रोकोडाइल किंग को छोड़ना ही पड़ेगा। प्लान्स तो इंसान बनाते हैं, लेकिन कामयाबी आसमान वाला तय करता है। हमारे पास ताकत की कमी है, इसलिए हम कुछ चीजों के लिए सिर्फ किस्मत पर भरोसा कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी भी क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू को पालना चाहता था, लेकिन लगता है हम लावा क्रोकोडाइल किंग को नहीं मार सकते। कल हम निकलेंगे और बाईगू माउंटेन की तरफ बढ़ते रहेंगे। फैंग युआन ने मजबूरी से सर हिलाया। लेकिन उसी वक्त अचानक बाहर से लावा क्रोकोडाइल किंग की गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी। क्या हुआ? ये वही लावा क्रोकोडाइल किंग है। दोनों ने ईम से इशारा किया और गुफा से बाहर निकले, दूर एक जगह की तरफ देखने लगे। वहां घाटी में इंद्रधनुष के रंग चमक रहे थे और आग तेजी से जल रही थी, एक प्रभावशाली ऑरा दे रही थी। शानदार इंद्रधनुष की रोशनी में एक पहाड़ जितना बड़ा तीतर नजर आया। उसका ताज सोने की तरह चमक रहा था, ऊंचा खड़ा था। उसके जिस्म पर पंख हर रंग में चमक रहे थे, हमेशा बदलते रहते थे और एक अलौकिक शान दे रहे थे। अरे नहीं, यह तो शैन युआन डिवाइन फेजेंट है, एक मिरियड बीस्ट किंग लेवल का पंछी। लावा क्रोकोडाइल किंग तो गया काम से, फैंग युआन ने तुरंत कहा। शैन युआन डिवाइन फेजेंट? बाई निंगबिंग परेशान हो गई। ये एक अकेला घूमने वाला मिरियड बीस्ट किंग है, आसमान में उड़ सकता है, सिर्फ खाना ढूंढने के लिए नीचे उतारता है। डिवाइन फेजेंट की संख्या कम है, उनके जिस्म में हर तरह के रेनबो गू होते हैं। एक बार जब वो लड़ते हैं तो आसमान इंद्रधनुष की रोशनियों से भर जाता है, 5 से 7 अलग अलग रोशनियों में चमकता है। हाय, अब हमें लावा क्रोकोडाइल किंग नहीं मिल सकता। चलो जल्दी अंदर, ये डिवाइन फेजेंट की एक बाज की तरह बेहद तेज हैं। अगर इसने हमें देख लिया और मारने आ गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऐसा कहकर फैंग युआन गुफा में वापस चला गया। बाई निंगबिंग ने होठ काटे और उसके पीछे पीछे चली गई। चैप्टर 208 भागना। 1 घंटे बाद लावा क्रोकोडाइल किंग ने आखिरी बार चीखा और फिर शांत हो गया। जल्दी ही बाई निंगबिंग और फैंग युआन ने शैन युआन डिवाइन फेजेंट के अपना भोजन नोचने की आवाज सुनी। लेकिन शैन युआन डिवाइन फेजेंट की भूख बहुत ज्यादा थी और एक लावा क्रोकोडाइल किंग उसकी भूख मिटा नहीं सका। इस रात फैंग युआन और बाई निंगबिंग सोए नहीं। लावा क्रोकोडाइल किंग की चीखों के बाद उन्होंने सफेद बंदर की चीख, जहर निगलने वाले मेढक की टरटा और मधुमक्खियों के झुंडों के फड़फड़ने की आवाज सुनी। सबसे जरूरी, शैन युआन डिवाइन फेजेंट की तेज चीख थी। शाम तक हाई शैन युआन डिवाइन फेजेंट आसमान में उड़ गया, अपने पीछे एक इंद्रधनुष की लकीर छोड़ता हुआ। आसमान में इंद्रधनुष की लकीर को गायब होते देख फैंग युआन और बाई निंगबिंग ने आखिरकार गुफा से बाहर निकलने की हिम्मत की। दोनों असली घाटी में आए। घाटी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, आधी बर्बाद। लावा क्रोकोडाइल किंग जमीन पर पेट के बाल पड़ा था, बिल्कुल मुर्दा। उसका पेट शैन युआन डिवाइन फेजेंट ने फाड़ दिया था और अंदर का मांस और आंतें सब खा ली गई थी। सिर्फ उसका बचा हुआ कंकाल गहरे लाल मगरमच्छ की खाल से जुदा हुआ बचा था। दोनों ने थोड़ी देर खोजा। उन्हें जल्द ही एक लाल कांच का टुकड़ा मिला, यह फ्लेम स्टमक गू के अवशेष थे। जाहिर है लावा क्रोकोडाइल किंग ने बचाव के लिए फ्लेम स्टमक गू को एक्टिवेट किया था, लेकिन शैन युआन डिवाइन फेजेंट ने यूज जबरदस्ती हारा दिया, जिससे फ्लेम स्टमक गू नाश हो गया। जहां तक दूसरे 2 गू की बात है,
लावर एक्सप्लोजन और एक्यूमुलेटिंग ऐश गू, वो कहीं नहीं मिले। ये कुछ अजीब नहीं था। जैसे हाई होस्ट मरता है, जंगली जानवरों के जिस्म में रहने वाले गू वॉर्म्स छोड़कर चले जाते हैं और अपने घर खून की तरह इधर उधर भटकते हैं। एक्यूमुलेटिंग ऐश गू एक बहुत हाई आइडियल हीलिंग गू था, फैंग युआन की सिचुएशन के लिए परफेक्ट। लेकिन चीजें अक्सर इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं होती। एक्यूमुलेटिंग ऐश गू ना मिलना फैंग युआन की उम्मीदों के अंदर ही था। लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटे। लावा क्रोकोडाइल किंग के लाश में अभी भी कुछ मांस बचा था। शैन युआन डिवाइन फेजेंट ने ZYA डटार लाश खा ली थी, लेकिन कुछ टुकड़े छोड़ दिए द जो फैंग युआन और बाइनिंग बिंग लड़ सकते थे। एक दोपहर तक काम करने के बाद उन्होंने आखिरकार सारा मांस काट लिया और यूज टू जीता फ्लावर में स्टोर कर लिया। ये मगरमच्छ का मांस क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू को 3 महीने तक खिलाने के लिए काफी है। चलो दूसरे इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग सफेद बंदरों के इलाके में आए। पहले के घने जंगल में सफेद बंदरों के झुंड खेलते और झूमते रहते थे। लेकिन अब हर तरफ टूटे हुए पेड़ दी, जिनके बीच सफेद बंदरों के अंग पड़े द, कुछ बूढ़े, अपाहिज या जवान बंदर अपने परिजनों की लाशों की रक्षा कर रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। पूरा जंगल दुख और बर्बादी के माहौल से ढाका हुआ था। शैन युआन डिवाइन फेजेंट ने पिछली रात इस 1000 जानवरों के झुंड पर एक आफत ला दी थी। ए फ्लैट सिर्फ 200-300 ही बचे थे और आखिरी कुछ 100 बीस्ट किंग सफेद बंदर सभी घायल थे। बाइनिंग बिंग चमकती ऊन से घूर रही थी। अभी सफेद बंदरों का झुंड सबसे कमजोर है, क्या हम अनपढ़ हमला करें? फैंग युआन ने यूज रोका। ऐसा नहीं था कि यूज इन सफेद बंदरों पर दया आ रही थी, बल्कि वो जानता था कि एक तरह से वो अब और भी ज्यादा खतरनाक थे। गुस्से से भरी सेना की जीत पक्की होती है। इन सफेद बंदरों से पंगा मत लो। अगर तुमने ऐसा किया तो वो गुस्से में हमला करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम मर ना जाएं। वो कुछ 100 बीस्ट किंग्स भले ही घायल हैं, पर वो ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम अकेले निपट सको। बाइनिंग बिंग ने यह सुनकर फैंग युआन को देखा और फिर हमला करने का अपना प्लान छोड़ दिया। दोनों साउथ वेस्ट इलाके की तरफ बढ़े, सड़े हुए दलदल की तरफ। दलदल का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। शैन युआन डिवाइन फेजेंट ने यूज बुरी तरह उजाड़ दिया था। उनका रेह सहन का माहौल बुरी तरह से बर्बाद हो गया था और दलदल की बड़ी ताकतें फिर से बंट गई थी। भले हाई शैन युआन डिवाइन फेजेंट चला गया था, दलदल में शांति नहीं थी। हर तरह के जहरीले जीव एक दूसरे को मार रहे थे। पूरा केओस मचा हुआ था। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग दलदल के किनारे पर खड़े थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने 3 लड़ाइयां होते देखी। एक नजारा 2 चमकदार रंग के जहरीले सांपों की लड़ाई का था, जब तक कि एक को दूसरे ने निगल नहीं लिया। लेकिन जल्द ही एक केकड़े के साइज का बिच्छू आया और जहरीले सांप को डंक मारकर मार डाला। दूसरी लड़ाई एक पॉइजन पाउडर मौत और एक अजीब नीले मेढक के बीच थी। लड़ाई शुरू होने पर मेढक ने अपनी जीभ निकली और मौत को निगल लिया। एक पाल बाद मौत मेढक के मुंह में दम घुटने से मर गया, लेकिन मेढक भी पाउडर से जहरीला होकर मर गया। तीसरी लड़ाई एक चेहरे के साइज की काली मकड़ी के बीच थी, जो कीचड़ से बाहर निकली। उसका जिस्म चींटियों से ढका हुआ था। थोड़ी देर बाद चींटियां जीत गई और मकड़ी को पूरी तरह से खा गई। ऐसा अराजक दृश्य देखकर फैंग युआन और बाइनिंग बिंग तुरंत वहां से निकल गए। आखिरकार वो फ्रेंजी नीडल बी के झुंड के छत्ते पर पहुंचे। घर जैसा छत्ता पूरी तरह से टूट चुका था। आसपास शांति थी, एक भी फ्रेंजी नीडल बी नहीं बची थी। दोनों पास आए। तुरंत तिल की महक बाइनिंग बिंग की नाक में घुसी और उसने सूंघा। ये कैसी महक है? छत्ते की महक है। फ्रेंजी नीडल बी शहद नहीं बनाती, लेकिन उनके छत्ते गू रिफाइनमेंट के लिए एक बेहतरीन मटेरियल हैं। साथ ही ये एक तरह का भोजन है जिसे इंसान सीधे खा सकते हैं। फैंग युआन ने ऐसा कहते हुए अपना हाथ छत्ते में डाला। क्रैक! छत्ते के टुकड़े गहरे पीले रंग के थे। बाइनिंग बिंग की यूटीएसयू के निगाहों के नीचे उसने छत्ते को अपने मुंह में रखा, उस कुछ ही बार में चबाकर और कुचलकर निगल लिया। छत्ते का स्वाद धरती के बिस्किट्स जैसा था, खुशबूदार और कुरकुरा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न भोजन बिस्किट से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। इसमें हल्की सी मिठास थी, बिल्कुल भी तेल नहीं, बल्कि एक ताजगी भरा स्वाद था। अच्छा स्वाद है। बाइनिंग बिंग ने भी एक टुकड़ा खाने के लिए लिया और उस खाने के बाद उसने महसूस किया कि उसके मुंह में पानी आ रहा है। मीठा स्वाद ने अनजाने में उसकी सिकुड़ी हुई भावों को आराम दिया। हमारा नमकीन मांस और सूखे बिस्किट खत्म हो रहे हैं। हमें कुछ छत्ते इकट्ठा करके तुम्हारे तुसीता फ्लावर में स्टोर कर लेना चाहिए, बाइनिंग बिंग ने सुझाव दिया। फैंग युआन ने आसमान की तरफ देखा, उसका चेहरा थोड़ा चिंतित था। मेरा भी यही ख्याल है।
लेकिन हमें तेजी से काम करना होगा। तुम्हें चिंता है कि लावा क्रोकोडाइल किंग के खून की महक और सफेद बंदर की लाश नए जंगली जानवरों को अट्रैक्ट करेगी? टेंशन मत लो, आज हवा नहीं चल रही है, जंगली जानवर अट्रैक्ट नहीं होंगे, कम से कम अभी तो नहीं। इस दौरान हम दिल खोलकर इकट्ठा कर सकते हैं। बाइनिंग बिंग हंसी। फैंग युआन ने सर हिलाया, कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। बिज बिज बिज। मधुमक्खियों के भिनभिनने और उड़ने की आवाज उनके कानों में पड़ी। बाइनिंग बिंग ने तुरंत आसमान की तरफ देखा, बस इतना ही देखा कि अनागिनत फ्रेंजी नीडल बीज से बना एक घना बादल उनकी तरफ हमला कर रहा है। फ्रेंजी नीडल बीहाइव भले हाई शान युआन डिवाइन फेजेंट द्वारा नाश कर दिया गया था और छत्ते का सबसे स्वादिष्ट टुकड़ा जो केंद्र में था खा लिया गया था, लेकिन फ्रेंजी नीडल बीज की संख्या में ज्यादा कमी नहीं आई थी। फ्रेंजी नीडल बीज शान युआन डिवाइन फेजेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए जब उसने पेट भर खा लिया तो उसने इन मामूली चीजों को खत्म करने में एक्स्ट्रा एनर्जी बर्बाद नहीं की। फ्रेंजी नीडल बी के झुंड का घर बर्बाद हो गया था, और क्योंकि उनकी अकल कम थी उन्होंने शान युआन डिवाइन फेजेंट पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे हाई शान युआन डिवाइन फेजेंट आसमान में ऊंचा उड़ा, उनके पास उसका पीछा करने की ताकत नहीं बची और वो पीछा नहीं कर पाए, इसलिए वो सिर्फ अपने छत्ते पर वापस आकर अपने घरों को फिर से बनाने लगे। इसके बाद उन्होंने दो नौजवानों को अपने घर में खड़े होकर उनका छत्ता खाते देखा। इस सिचुएशन में क्या हिचकिचाहट थी? पहले शान युआन डिवाइन फेजेंट के प्रति गुस्सा पूरी तरह से फैंग युआन और बाइनिंग बिंग पर ट्रांसफर हो गया। एक ही बार में अनागिनत फ्रेंजी नीडल बीज ने अपने पंख फड़फड़ाए और दोनों पर बरस पड़े। बाइनिंग बिंग सुन रह गई। अभी तक भाग क्यों नहीं रही हो? फैंग युआन पलटा और लंबे लंबे कदम उठाकर भागने लगा। ऐसे याद दिलाए जाने पर बाइनिंग बिंग तुरंत पलटी और फैंग युआन के पीछे भागी। फ्रेंजी नीडल बी का झुंड उनके पीछे था, लगातार पीछा कर रहा था। फैंग युआन आगे दौड़ रहा था जबकि बाइनिंग बिंग पीछे रह गई। उनके पास मूवमेंट टाइप गू नहीं था, इसलिए बाइनिंग बिंग जल्द हाईबी के झुंड द्वारा पकड़ी गई। चिंक चिंक चिंक। बाइनिंग बिंग ने स्काई कैनपी गू को एक्टिवेट किया और एक सफेद कवच प्रकट हुआ, लेकिन तुरंत टिमटिमाने लगा। एक ही पाल में लगभग 1000 हमले झेल रहा था। फ्रेंजी नीडल बी की सुई स्टील जैसी सख्त थी, बेहद मजबूत। उनकी तेज उड़ने की गति के साथ ये सुई की बारिश के हमले से कम नहीं था। बड़ी संख्या एक गुणात्मक बदलाव लाती है। बाइनिंग बिंग का प्राइमेवल एसेंस लगातार कम होता जा रहा था, बी के झुंड के हमले कम नहीं थे। इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि कुछ फ्रेंजी नीडल बीज गू बन चुकी थी। रैंक 3 फ्रेंजी नीडल बी गू में भेदने की क्षमता थी, इसलिए स्काई कैनपी गू भी इससे बचा नहीं सकता था। बाइनिंग बिंग की पीठ जल्द हाई छिड़ गई और उससे खून बहने लगा, जिससे वो दर्द से कराही, जबकि उसकी दौड़ने की गति ने उत्तेजना के कारण अपनी आम सीमा तोड़ दी। बाइनिंग बिंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने आप इतनी तेजी से दौड़ सकती है। उसकी गति से ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ी पत्थर और पेड़ उसकी तरफ उड़कर आ रहे हैं, और उनसे बचने के लिए पूरे दिमाग से कंसंट्रेट करना पड़ रहा था। अगर वो किसी चीज से ठोकर खाती तो मधुमक्खियां पहले मौके पर हाईयूज घेर लेती। ऐसे हमले में उसकी मौत पक्की थी। बाइनिंग बिंग के पीछे दबाव झेलने के साथ फैंग युआन की सिचुएशन काफी बेहतर थी। उसने अपने प्राइमेवल एसेंस को एक्टिवेट किया, उस अपनी पीठ पर कैरपेस गू में डाला। उसकी पीठ की त्वचा असमान हो गई, थोड़ी सी फूल गई और एक सख्त और मोती मगरमच्छ की खाल के कवच में बदल गई। आम फ्रेंजी नीडल बीज मगरमच्छ की खाल के कवच को नहीं भेद सकती थी और कुछ भी गू बाइनिंग बिंग द्वारा आकर्षित थे। और 15 मिनट तक दौड़ने के बाद मधुमक्खियां अभी भी लगातार पीछा कर रही थी। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग हॉन्फ रहे थे जब उनकी गति कम होने लगी। उम्मीद है, सामने एक झील है। जब हालत गंभीर हो गई, फैंग युआन अचानक चिल्लाया। बाइनिंग बिंग खुश हो गई। पेड़ कम घने हो गए जब एक नीली सफेद रोशनी दिखाई दी, हरियाली के बीच फैलती हुई। दोनों जंगल से बाहर निकले और एक झील दिखाई दी। फैंग युआन ने कोई हिचकिचाहट नहीं की और एक प्लॉप के साथ वो झील में कूद गया। बाइनिंग बिंग उसके पीछे पीछे आए। स्विश स्विश स्विश। फ्रेंजी नीडल बीज उन्हें पकड़ने पर तुली हुई थी, पानी में भी घुस गई। बाइनिंग बिंग का सफेद कवच जोर से हिला, क्योंकि उस बड़ी संख्या में हमले झेलने पड़े। जैसे ही तेज दर्द ने यूज मारा, उसने होठ काटे और अपने हाथों से पानी में तैरने लगी, पानी के गहरे हिस्सों की तरफ। एक पाल बाद फैंग युआन और बाइनिंग बिंग विपरीत किनारे से बाहर निकले। उनके शरीर पर छत्ते की गंध धूल गई थी, और जब उन्होंने अपनी असली जगह पर वापस देखा तो वहां बड़ी संख्या में फ्रेंजी नीडल बीज गुस्से में उड़ रही थी, फ्रस्ट्रेशन में पानी पर हमला कर रही थी।
भले हाई फ्रेंजी नीडल बीस छोटी थी, वो लचीली थी। भले ही वो झील में गिर जाए, जब तक वो ज्यादा गहरा ना हो, वो फिर से ऊपर आ जाती। डैम इट! बाइनिंग बिंग ने गाली दी। उसके अंदर अभी भी पहले का डर बाकी था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। चाहे वो शैन युआन डिवाइन फेजेंट हो, या सफेद बंदरों का झुंड, या फिर फ्रेंजी नीडल बी का झुंड, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो निपट सकती थी। अगर कल रात यूज शैन युआन डिवाइन फेजेंट ने देख लिया होता, तो वो उसका भोजन बन जाती। प्रकृति की इस क्रूर दुनिया में रैंक 3 कल्टिवेशन हायरार्की में सबसे नीचे था। बहुत हो गया, हम बाइगू माउंटेन कब पहुंचेंगे? शुश, शांत रहो। फैंग युआन का चेहरा गंभीर था, वो आधा झुका और उसकी उंगली बुझी हुई आग की राख को छू रही थी। बाइनिंग बिंग ने तुरंत गहरी चिंता से माथा सिकोड़ा। इसमें कोई शक नहीं था कि ये इंसानों के पीछे छूटे हुए निशान थे। चैप्टर एंड।